आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जो कि है वाटर रिसोर्सेज। चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारे अर्थ के ऊपर 70% वाटर है, लेकिन इसमें से सिर्फ 2.5% जो वाटर है वो फ्रेश वाटर है, जिसे हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ये जो फ्रेश वाटर है ये हमेशा रिन्यूड और रिचार्ज होते रहता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंदर। इस साइकिल को हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं। इस साइकिल के अंदर क्या होता है, रिवर के अंदर जो वाटर है वो सन के हीट से इवापोरेट होता है, उसके बाद वेपर बनता है, उसके बाद क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, फिर बारिश होता है। और जितने भी वाटर है सारे इसी साइकिल के अंदर मूव करते हैं। और वाटर को ये इंश्योर करता है कि जो वाटर है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी ऐसा रिसोर्स जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है तो हमें वाटर शॉर्टेज क्यों देखने को मिलता है। और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2025 में लगभग 2 बिलियन लोग कम्प्लीटली वाटर स्केर्सिटी के अंदर रहेंगे। जब हम वाटर शॉर्टेज की बात करते हैं, यानी कि वाटर की कमी वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे बारिश नहीं होता है, या फिर वहाँ पे हो सकता है जहाँ पे डिज़र्ट एरिया है। लेकिन वाटर स्केर्सिटी ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है, वाटर स्केर्सिटी क्यों होता है, इसका क्या कॉज है। वाटर स्केर्सिटी हमें वहाँ पे देखने को मिलता है जहाँ पे वाटर को काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है, वाटर को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है और बर्बाद किया जाता है। इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जो पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है तो ये लोग डिमांड कर रहे हैं वाटर को बहुत सारे पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग के लिए और भी बहुत सारे डोमेस्टिक यूज़ के लिए। लेकिन वाटर का जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। और ये जो लोग हैं इनको फूड चाहिए, और फूड के लिए हमें फूड को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और फूड के प्रोडक्शन के लिए हम एग्रीकल्चर करते हैं। जो एग्रीकल्चर होता है वो फार्मर्स करते हैं, और फार्मर्स के खेतों के अंदर खुद का ट्यूबवेल्स होता है, और इसी ट्यूबवेल्स के ज़रिए अपने खेतों के अंदर पानी पहुंचाते हैं। और ये जितना चाहते हैं उतना पानी अपनी खेतों के अंदर पहुंचाते हैं, खेतों के अंदर इरिगेट करते हैं इसी ट्यूबवेल से। और सारे फार्मर्स के खुद के ऐसे ट्यूबवेल्स होते हैं, और ये जितना चाहते हैं उतना अपने खेतों के अंदर पानी पहुंचाते हैं, ताकि ये चाहते हैं कि हमारे खेतों के अंदर बहुत सारे फूड का प्रोडक्शन हो, ताकि इनका बेनिफिट हो। जब सारे फार्मर्स इस तरीके से वाटर को मिसयूज़ करेंगे, इस तरीके से वाटर को बर्बाद करेंगे, बिना कोई मैनेजमेंट से वाटर को खेतों के अंदर डालेंगे, तो इससे क्या होगा, उस एरिया का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वह डे बाय डे डिक्रीज़ होते जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि उस एरिया से जो वाटर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अब वक्त है कि ये जो हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम है इसे मॉडर्नाइज़ किया जाए, मॉडर्न मेथड अपनाया जाए क्रॉपिंग सिस्टम का, और इरिगेशन सिस्टम के लिए हम नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और नए नए मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट करें, ताकि वाटर को कंजर्व कर सके और वाटर को मैनेज करके यूज़ करें। इंडिया जब आज़ाद होता है तो इंडिया के आज़ादी के बाद इंडिया के अंदर बहुत सारे नए नए इंडस्ट्रीज़ बनते हैं और बहुत सारे नए नए शहर बनते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे वाटर को यूज़ किया जाता है। इसके साथ जो इंडस्ट्रीज़ होता है वो पावर से चलता है, और पावर इलेक्ट्रिसिटी से आता है। इंडिया के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है उसमें से 22% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो वाटर से प्रोड्यूस होता है। इंडिया के अंदर जितने भी घर हैं, शहर के अंदर या फिर गांव के अंदर, सारे घरों के अंदर आपको खुद के ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस देखने को मिलेगा। और इस ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस को यूज़ करते हैं ग्राउंड वाटर निकालने के लिए, और ये इसलिए निकालते हैं ताकि अपने डेली नीड्स को पूरा कर सके। और सारे घरों के अंदर जब इस तरीके से ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस रहेगा तो इसका कोई भी मैनेजमेंट से यूज़ नहीं किया जाता है, और लोग काफ़ी ज़्यादा वाटर को मिसयूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाटर को बर्बाद करेंगे। यानी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर को मिसयूज़ किया जा रहा है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर को बर्बाद किया जा रहा है। इंडिया के रिवर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, और इंडस्ट्री से काफ़ी सारे वेस्ट निकलते हैं। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वह मॉडर्नाइज हो गया है, और फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं और जो केमिकल्स बनते हैं इनके बहुत सारे वेस्ट होते हैं। यानी इंडस्ट्री से जितने भी वेस्ट आते हैं, और जो शहर है तो शहर के अंदर से जो भी कूड़ा कचरा होता है सबको ले जाकर इसी रिवर के अंदर छोड़ दिया जाता है। और इससे क्या होता है, जो रिवर्स होता है वह पॉल्यूटेड हो जाता है, और ये जो रिवर्स है वह टॉक्सिक वाटर के अंदर चेंज हो जाता है। और इसको अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस वाटर को कंज्यूम करेगा तो उसके हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा बुरा असर करेगा। अगर इंडिया के छोटे रिवर्स की बात करें तो इंडिया के अंदर जितने भी छोटे रिवर्स है और बिल्कुल टॉक्सिक वाटर में चेंज हो गया है। यहाँ तक कि इंडिया में जो बड़े रिवर्स है गंगा और यमुना, वह भी अब प्योर वाटर नहीं है, उसे भी हम अब कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितना भी वेस्ट होता है और शहर के अंदर जो भी कूड़ा कचरा है सब ले जाकर गंगा और यमुना रिवर के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे वह जो रिवर है वह बिल्कुल पॉल्यूटेड हो जा रहा है, और उसके अंदर जो भी एक्वाटिक एनिमल्स है उनके लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा खतरे में आ जा रहा है।
सो हमने देख लिया कि वाटर को लोग किस तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से वाटर को बर्बाद किया जा रहा है। सो अब वक्त है कि इस वाटर को हम कंजर्व करें और मैनेज करें। हमें वाटर को क्यों कंजर्व करना है और वाटर को हमें क्यों मैनेज करके यूज़ करना है। वाटर को हमें इसलिए कंजर्व करना है ताकि हमें फूड की कभी कमी ना हो और इस अर्थ पे जो लिवलीहुड्स है वो कंटिन्यू रह पाए, हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर पाए, क्योंकि वाटर रहेगा तभी हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर पाए। और हमें अपने नेचुरल इकोसिस्टम को डिग्रेड होने से भी बचाना है। सो इसलिए हमें वाटर को कंजर्व और मैनेज करना है। सो हम वाटर को कैसे कंजर्व और मैनेज करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। सो वाटर को कंजर्व करने के लिए और इसको मैनेज करने के लिए इंडिया के अंदर बहुत पहले से ही बहुत सारे डैम्स बनाए जाते थे, बहुत सारे लेक्स बनाए जाते थे और खेतों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए कैनल्स बनाया जाता था। और आज मॉडर्न इंडिया के अंदर भी हम बहुत सारे डैम्स बनाते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। सो आखिर ये डैम्स क्या होते हैं? ये जो डैम्स होते हैं, डैम्स को हिंदी में बांध बोला जाता है। इस डैम्स को वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे वाटर फ्लो करता है। ये जो वाटर फ्लो करता है इसको ये कंट्रोल करता है डैम्स, और ज़रूरत के हिसाब से इस वाटर को फ्लो किया जाता है। इसलिए जितने भी डैम्स होते हैं सारे डैम्स के अंदर स्पिलवे होते हैं जिसे हम दरवाज़ा बोलते हैं, और इसी स्पिलवे के ज़रिए जितने भी वाटर है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं और अपने नीड के हिसाब से इस स्पिलवे को हम बंद भी कर सकते हैं। और ये डैम्स किस तरीके से वाटर को कंजर्व और मैनेज करते हैं? इंडिया के अंदर बहुत पहले से ही डैम्स को बनाया जाता था खेतों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन आज जो मॉडर्न इंडिया में हम डैम्स बनाते हैं वह खेतों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, हमारे घरों के अंदर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाटर को सप्लाई करने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए और फिश ब्रीडिंग के लिए हम डैम्स को बनाते हैं। यानी कि आज जो हम डैम्स बना रहे हैं बहुत सारे पर्पज़ के लिए बना रहे हैं, इसका बहुत सारे यूज़ है, इसलिए आज के डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। इंडिया के अंदर जो कुछ डैम्स है वह है भाखरा नागर डैम्स। ये जो डैम्स है वह सतलुज घाटी के ऊपर है। इस डैम्स को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए और खेतों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए। दूसरा जो हीराकुद डैम्स है जो महानदी घाटी के ऊपर है, इसका यूज़ किया जाता है वाटर को कंजर्व करने के लिए, ताकि इस वाटर जो कंजर्व हो रहा है उसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। और दूसरा फ्लड से बचने के लिए। ये जितने भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट थे वह इंडिपेंडेंस के बाद लॉन्च हुए। इंडिपेंडेंस के बाद इसको इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस उस समय काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये जो डैम्स है, इन डैम से इंडिया का डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होगा, इसलिए इन डैम्स को लॉन्च किया गया था। जो जवाहरलाल नेहरू है वो प्राउडली कहते हैं कि जो डैम्स है वो मॉडर्न इंडिया का टेम्पल्स है। वह इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डैम्स है उन डैम्स से हम खेतों के अंदर समय पे पानी पहुंचा पाएंगे और उनका जितना डिमांड है उनके डिमांड को पूरी कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा। और इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और इससे क्या होगा, उन सारे लोगों को जॉब्स मिलेगा और इससे क्या होगा, विलेज का इकॉनमी मिलेगा। और जो डैम्स है, डैम से हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो वाटर की रिक्वायरमेंट है उस वाटर को हम सप्लाई कर पाएंगे इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और जो इंडस्ट्रीज़ पावर से चलता है सो हम इस डैम से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे और इंडस्ट्रीज़ के अंदर हम पावर को भी सप्लाई कर लेंगे। और जब इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होगा तो शहर बनेंगे और ओवरऑल इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला है कि ये जो डैम्स हैं, इन डैम्स को काफ़ी ज़्यादा लोग विरोध कर रहे हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि जो डैम्स होता है, इस डैम्स की वजह से जो रिवर्स का नेचुरल फ्लो होता है वह नहीं हो पाता है। जो एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं, यानी वह माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। और इस बड़े बड़े डैम से हमें बहुत सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स देखने को मिला है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी दाम आंदोलन। ये सारे आंदोलन हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जिस एरिया में भी डैम्स को बनाया जाता है उस एरिया से बहुत सारे लोकल लोगों को अपने घर को छोड़कर, अपनी ज़मीन को छोड़कर, अपने लिवलीहुड्स को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर दूसरे जगहों पर जाना पड़ता है। और ये इसलिए छोड़कर जाते हैं, इसलिए सेक्रीफाइस करते हैं ताकि देश का डेवलपमेंट हो, देश का अच्छा हो। अगर इस डैम से इन लोकल लोगों को बेनिफिट नहीं होगा तो आखिर इस डैम से किन को बेनिफिट होगा? शायद उनको होता होगा जो बड़े बड़े किसान हैं और जो बड़े ज़मींदार हैं और जो इंडस्ट्रीज़ है और जो शहर के अंदर लोग हैं, उनको इस डैम से बेनिफिट होता होगा। लेकिन क्या उनको बेनिफिट होता है जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं है गांव के अंदर? शायद नहीं होता होगा उनको कोई भी बेनिफिट्स। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, जिसे हम सेव नर्मदा मूवमेंट के नाम से जानते हैं, वह एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आदिवासी लोगों को
किसान को, इन्वायरमेंटलिस्ट को मोबिलाइज़ करता है कि जो सरदार सरोवर डैम बन रहा है गुजरात के अंदर नर्मदा रिवर के ऊपर, उसको रोका जाए। जो सरदार सरोवर डैम है वह गुजरात के अंदर नर्मदा रिवर के ऊपर बनता है और ये जो होता है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट होता है जो 4 स्टेट को कवर करता है, एक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये जो सरदार सरोवर डैम है ये गुजरात के अंदर ऐसे एरियाज़ में वाटर को सप्लाई करता है जहाँ पे वाटर की कमी है, जहाँ पे बारिश नहीं होता है और जहाँ पे डिज़र्ट एरिया है। गुजरात के अंदर बात किया जाए तो गुजरात के अंदर जो 9,490 गाँव के अंदर और 173 शहरों के अंदर वाटर को सप्लाई करता है। राजस्थान की बात किया जाए तो राजस्थान के अंदर 124 गाँव के अंदर ये वाटर को सप्लाई करता। डैम्स को बनाया जाता है फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ये जो बड़े बड़े डैम्स हैं इन्हीं डैम्स की वजह से बहुत सारे हमें फ्लड देखने को मिला है। जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जब हेवी रेनफॉल होता है तो उस समय इस डैम से बहुत ज़्यादा वाटर निकलते हैं और इसके आसपास जो भी एरियाज़ होता है उन सारे एरियाज़ के अंदर फ्लड आ जाता है, यानी बाढ़ आ जाता है। अगर 2006 की बात किया जाए तो जब हेवी रेनफॉल हुआ था डैम्स के अंदर तो महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर फ्लड आ गया था और जब फ्लड आता है तो इससे लाइफ का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसके साथ साथ हमें इन्वायरमेंटल भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, जैसे सॉइल इरोशन होता है। ये जो डैम्स होते हैं इन डैम्स की वजह से अर्थक्वेक होता है, वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है और बहुत सारे पॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है जब इन वाटर को काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ किया जाता है। सो हमने देख लिया कि इस डैम से कितना ज़्यादा डिसएडवांटेज है। सो हमें वाटर को कंजर्व करना है और मैनेज करना है तो इसका हमें कोई दूसरा अल्टरनेटिव मेथड चाहिए। तो दूसरा जो अल्टरनेटिव मेथड है वह है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, जो बारिश की पानी होता है उसे हम एक टैंक में स्टोर करके रखते हैं ताकि उसे हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें और भी बहुत सारे डोमेस्टिक यूजेस के लिए उसे हम यूज़ करते हैं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होता है एक सिस्टम होता है और ये इस सिस्टम के अंदर काम करता है। जब बारिश होता है तो बारिश का जो पानी होता है जो रूफ़ पे गिरता है तो रूफ़ पे एक पीवीसी पाइप को कनेक्ट किया जाता है और इस पीवीसी पाइप को एक टैंक के अंदर कनेक्ट किया जाता है। जब बारिश होता है तो जो बारिश का पानी रूफ़ के ऊपर गिरता है तो जो पानी होता है वह पीवीसी पाइप के ज़रिए टैंक के अंदर जाता है। हैवी रेनफॉल के समय पे जो टैंक होता है वह फिलअप हो जाता है और इस जो टैंक के अंदर जो वाटर फिलअप होता है इस वाटर को लोग यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग के लिए और भी बहुत सारे पर्पज़ के लिए। हमें इंडिया के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में रेन वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलता है। अगर पहाड़ी इलाकों में बात करें यानी वेस्टर्न हिमालयस के अंदर तो लोग गुल्स और कुल्स बनाते हैं खेतों के अंदर पानी पहुंचाने के लिए। जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है वो हमें ज़्यादातर राजस्थान के अंदर देखने को मिलता है और इसको यूज़ करते हैं लोग ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। अगर बंगाल की बात किया जाए तो बंगाल के अंदर जो फ्लोड प्लेन्स है वहाँ पे लोग फ्लोड चैनल बनाते हैं ताकि खेतों के अंदर पानी पहुँचा सके। जो सेमी एरिड या फिर एरिड रीजन है वहाँ पे खेतों के अंदर गड्ढा किया जाता है और जो बारिश की पानी है उसे उस गड्ढे के अंदर इकट्ठा किया जाता है और इसको यूज़ किया जाता है जो सॉइल है उसको मॉइस्चर करने के लिए। गेंदातूर एक बहुत ही बैकवर्ड विलेज है मैसूरी के अंदर। इस विलेज के अंदर लगभग 200 घरों के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है और इस गेंदातूर विलेज के अंदर 1000 मिलीमीटर हर साल बारिश होता है और 80% इस बारिश को कलेक्ट कर लिया जाता है। इस गांव के अंदर एक घर हर साल में 50 लीटर्स वाटर को कंजर्व करता है और 200 हाउस को अगर कलेक्ट करे तो ये 200 हाउस नेट अमाउंट होता है 1 लाख लीटर्स, यानी ये 200 घर एक साल में 1 लाख लीटर्स वाटर को ये कंजर्व करते हैं। इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है वो सबसे पहला स्टेट है जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अब कंपलसरी कर दिया पूरे स्टेट के अंदर। जितने भी घरों हैं सारे घर के अंदर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए। अगर कोई भी इससे मिसयूज़ करेगा तो उसे लीगल पनिशमेंट दिया जाएगा। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये जो बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ये मेघालय का 200 साल पुराना ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है 100 मीटर्स या 200 मीटर्स लंबे बम्बू का चैनल्स बनाया जाता है और इस चैनल के अंदर 18 से लेकर 20 लीटर पानी को रखा जाता है और इस वाटर जो होता है ये हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं इस चैनल्स के अंदर और जहाँ पे हमें वाटर चाहिए वहाँ पे इस चैनल को ब्रेक किया जाता है और वहाँ पे प्लांट के साइड पे वाटर गिरता है
और इंड में हमें ले जाना है 100 मीटर के पास। तो जितने भी एरियाज़ है, जितने भी जहाँ से पानी निकल सकता है उसको क्लोज़ किया जाता है, और इंड में जो होता है वहाँ 100 मीटर बाद या 200 मीटर बाद वहाँ पे वाटर गिरता है। ये जो सिस्टम ये हमें मेघालय में देखने को मिलता है, जो 200 साल पुराना है। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही क्लास 10 के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।